नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो सवाल ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। दरअसल ये वो सवाल है जिस पर आज बहुत बड़े लेवल पर बहस की जरूरत है, व्यापक बहस की जरूरत है, क्योंकि एक तबका इस देश में ऐसा है जिसे ये लगता है कि उनकी आज़ादी खतरे में है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, भारत का सेक्युलरिज्म, भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। और ये बहस तेज हुई है कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद, जो अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बुलडोजर से सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई को देख पा रही हैं। अब जम्मू कश्मीर के ही फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का मजहब खटक रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां मुसलमानों का मजहब खटक रहा हो वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने विलय किया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने यानी उन्होंने उस हिंदुस्तान के साथ विलय किया था जिसमें हर मजहब को बराबर नजरिए से देखा जाएगा। ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को अहमियत दी जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाकी मजहबों को दबाया जा रहा है। अगर ये कहा गया होता कि एक मजहब को तरजीह दी जाएगी तो शायद फैसला, भारत में विलय का फैसला अलग हो सकता था। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि उमर का बंटवारे वाला बयान, ध्यान से सुनिएगा, उमर का बंटवारे वाला बयान वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपका रिस्पांस इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बड़ी बहस अब से बस थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को विलय का जो पत्र है वो पढ़ना चाहिए। जो विलय पत्र है वो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के हिसाब से तैयार किया गया था। बौखलाहट के अंदर आके ये इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। ये बात सही है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की हैसियत से कश्मीर का विलय हुआ था। जिस तरह से नफरत और घृणा बढ़ रही है उसको देखकर हर आदमी आश्चर्य है। तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी और ऐसे कई लोग जिन्हें लग रहा है कि भारत में मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये स्पष्ट करते हुए अब जो तस्वीर आप देखेंगे, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर है। और आप देखिए, गोरखपुर जहन में क्या आता है? योगी आदित्यनाथ। धार्मिक स्थलों पर यहां पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस बात को बहुत ट्विस्ट करके सबके सामने रखा जा रहा है, दरअसल एक्शन की बात हर धार्मिक स्थल पर की जा रही है। इस समय आप देख रहे हैं गोरखपुर से ये तस्वीर, लाउडस्पीकर की आवाज यहां भी कम की गई है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ आप जानते हैं योगी सरकार सख्त है और इसके लिए उन्होंने शुरुआत अपने घर से की है। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन ने लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर यानी गोरक्षा पीठ के महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ये उमर अब्दुल्ला को पता होना चाहिए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो रही गोरखपुर की तस्वीर। अब आपकी स्क्रीन पर है बलरामपुर की तस्वीर। ये देवी पाटन मंदिर की तस्वीर है। ये मंदिर अगर आपको बताएं तो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के भी संरक्षक हैं। देवी पाटन मंदिर को योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर भी कहा जाता है, लेकिन यहां भी शासन के निर्देश के मुताबिक, प्रशासन के निर्देश के मुताबिक लाउड स्पीकर हटा लिए गए। और ये एक या दो तस्वीर नहीं, उत्तर प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां लाउडस्पीकर की तेज आवाज की वजह से मंदिर, मस्जिद, हर धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं।
कई मंदिर और मस्जिदों ने, ये सोचने वाली बात है और ये नेताओं को समझ भी आनी चाहिए कि कई मंदिर और मस्जिदों ने खुद लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया। ये अलग बात है कि फिर भी उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर विवाद है और इसीलिए ताल ठोक के आज हम ये पूछेंगे कि क्या बंटवारा पॉलिटिक्स से भड़काएंगे उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उन्हें क्यों कहना पड़ा कि भारत में नहीं आते, ये वो भारत नहीं है, नौबत क्यों आई, तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लाउडस्पीकर पर अजान होगी क्या तभी भारत महान होगा? हम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। हिजाब की लड़ाई कश्मीर के विलय तक कैसे पहुंच गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुसलमान के नाम पर क्या ये वोट बढ़ाने का काम है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर लगातार चर्चा और हटेगा नकाब तो क्या खतरे में आ जाएगा मुसलमान? क्या नकाब हटने से मुसलमानों को किसी तरह का खतरा है? कम से कम जो बयानबाजी की जा रही है उसके बाद ये सवाल उठता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुज अत्रे हैं, हमारे साथ याना मीर है, सोशल एक्टिविस्ट है, सुशील पंडित आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, कश्मीरी पंडित हैं, और हमारे साथ गगन भगत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। गगन भगत, तस्वीरें हमने दिखा दी दर्शकों को, शुरुआत में ही दिखा दी ताकि दर्शकों को कम से कम गुमराह ना किया जा सके, उन्हें भड़काने का काम ना किया जा सके। आपका जवाब मैं चाह रही हूं। अब उमर साहब ने नहीं देखी क्या तस्वीरें? आपने अपने आप को म्यूट पर रखा है, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। आदित्य जी नमस्कार और वीडियो से सभी दर्शकों का स्वागत है। और बहुत ही जिम्मेदारी से बात मैं कहना चाहता हूं कि उमर साहब का जो बयान है, जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो एक धार्मिक संतुलन है, एक सेक्युलर स्टेट है हमारे देश का, उसको बिगाड़ने की एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत कोशिश हो रही है। क्योंकि देश में इस समय मुद्दा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चाइना अंदर आ गया है। ये सारे मुख्य मुद्दों से बात को भटका कर कहीं और लेके जा रहा है। जो कर्नाटका से बात शुरू हुई है वो कश्मीर तक लाई गई है, क्योंकि चुनाव है यहाँ पर चुनाव है जम्मू कश्मीर में। मैंने शुरू में ही कहा कि चुनाव है JNK में, जम्मू कश्मीर में, इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब कई तरह की बयानबाजी तो नहीं कर रहे। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए सर, एक बार मैं चाहती हूँ दर्शकों को सुनवा दें। इन मुद्दों में से कितने मुद्दों का जिक्र उमर अब्दुल्ला ने किया जब वो बोल रहे थे? अपने स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। इसी रिएक्शन को जरा इसी प्लेट के साथ फुल स्क्रीन लेकर जाएं और जरा दर्शक भी पढ़ पाए क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने। तो सर, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें यह नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। गगन भगत, अब इसके बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना दर्शकों को। जी बिल्कुल, उमर साहब का बिल्कुल साफ मैसेज है कि जिस समय जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या जो थी वो 80% से ज्यादा थी, लेकिन उनके पास सीधा एक चॉइस थी कि वो इस्लामिक मुल्क जो पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ जाएं। उस समय शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया कि जो 20% लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर इस्लामिक मुल्क साथ जाते हैं वो। तभी उन्होंने भारत से विलय का फैसला किया और आज कहीं पर ऐसा देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। हमारे संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप? के शर्मा, इनका आरोप है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप? देखिए आदित्य जी, इनके बयान से बहुत स्पष्ट है, उमर अब्दुल्ला के बयान से, कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता ने ही राजनीतिक से जीवन से इनको दरकिनार कर दिया। वहां की मेन स्ट्रीम में अब ये बचे ही नहीं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसा जो है मैं बेवजह का बयान दूं जिसमें विवाद पैदा हो और किसी तरह में चर्चा में आऊं, इसलिए वो अपने इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि उस दिन उमर अब्दुल्ला और इनके अब्बा जान की जबान से कि इनकी बोलती बंद हो गई थी जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू भाइयों को बाहर निकाला गया। उस समय वो क्या ऐसा कश्मीर और ऐसा कश्मीर देखना चाहते थे जहां कश्मीरी पंडित ना हो? आज उनको ये वो समझ में आ रहा है। आज जबकि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है,
अरे संविधान तो मानना ही पड़ेगा। 70 सालों तक आपने मनमानी की है, लगा रहे हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप जीते रहे। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना इतने मन का ख्यालात थे इनके। यह देश तो हिंदुओं का है ही है, इसमें कहां उसमें दो मत है। जो भी इस देश में रहता है सब हिंदुस्तानी है, इसमें कौन वो कह सकता है? इसमें हिंदू राष्ट्र की क्या बात हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल बीजेपी कह रही है हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं। आपकी पार्टी भी है जो लगातार इसी तरह के आरोप लगाती है कि कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है बार बार। राहुल गांधी को माइनॉरिटीज की बहुत चिंता रहती है। देखिए, राहुल जी को सबकी चिंता रहती है निश्चित तौर पे, न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व में जहां जहां जो भी समुदाय पर भी एक्शन होता है तो उन्हें उसमें भी धर्म दिखाई देता है ना सर, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि जब अतिक्रमण पे कार्रवाई और बुलडोजर धर्म विशेष को देख करके चलाया जाएगा, कोई भी योजना जब धर्म विशेष को टारगेट करके बनाई जाएगी तो निश्चित तौर पे सवाल तो पूछे जाएंगे सरकार से, और उनको जवाब भी देना चाहिए कि आखिर क्या बुलडोजर की आंख केवल वही निशाना क्यों होती है कि जो समुदाय इनको पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए कांग्रेस का तो फर्ज है सवाल पूछना, राहुल जी की जिम्मेदारी है इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल होने के नाते और सबसे बड़े नेता होने के नाते सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और इसकी जो बुनियाद जो पंथ निरपेक्ष देश में आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं सर। आपकी पार्टी पर मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। महबूबा मुफ्ती को हिजाब में भी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, महबूबा मुफ्ती को लाउडस्पीकर में भी पॉलिटिक्स दिखाई देती है, महबूबा मुफ्ती को बुलडोजर चलता है तो वो भी दिखता है कि माइनॉरिटी पर ही चल रहा है सर। जब डिस्क्रिमिनेशन होगी, जब डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी तो महबूबा मुफ्ती तो बोलेगी। आप हिजाब की बात कर रहे हैं, आज की डेट में हमें कहा जाता है कि औरत लेडीज कहां से कहां पहुंच गई हैं। आप एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा इस समय इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं। अगर आप पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड थोप दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एक लेडी अगर पढ़ना चाहती है, इस कॉलेज में स्टडी करना चाहती है, उसके ऊपर आप एक ड्रेस कोड डाल रहे हो कि आपको भाई इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना है। अगर महबूबा मुफ्ती उसका रिप्लाई देती है या ऐसे लोगों को सपोर्ट देती है तो क्या है, इसमें क्या गलत है? नहीं अदनान मलिक, क्योंकि आपने मेरा एग्जाम्पल लिया सर, क्योंकि आपने मेरा ही एग्जाम्पल लिया तो मैं कुछ भी सुन लीजिए सर, अब जवाब सुनिए ना। आपने पूछा मुझसे आजादी की बात की तो सर उस आजादी का मतलब ये नहीं है ना कि मैं इस मंच पर आकर कोई भी कपड़े पहनकर आ जाऊंगी सर, कुछ भी पहनकर आ जाऊंगी क्या मैं इस मंच पर? और ये जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें भी इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए, क्या वो मुझे इनफॉर्मल कपड़ों में देखना चाहेंगे इस डिस्कशन में? एक ड्रेस कोड से वो आपत्तिजनक नहीं है ड्रेस। अच्छा, अब आप ड्रेस कोड पर आए, अब आपको ड्रेस कोड याद आया। अभी थोड़ी देर पहले आप फ्रीडम की बात कर रहे थे, अब आप ड्रेस कोड पर आए सर। फ्रीडम की बात कर रहा हूँ एज पर देयर चॉइस, एज पर द चॉइस ऑफ द वुमेन। और ये एज पर चॉइस ऑफ द वुमेन, आप जिस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं सर, हम एजुकेशनल, आप जिस बात को कंफ्यूज कर रहे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनके अपने नियम कायदे होते हैं, उनकी अपनी रूल बुक होती है। आप ये मुझे बताएं, महबूबा मुफ्ती को इस देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उनके इस आरोप का आधार क्या है, किस बिना पर वो ये कहती हैं? अगर एक वुमेन को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उसको हैरास किया जा रहा है ओनली हिजाब पहने पे, तो महबूबा मुफ्ती तो बोलेंगे। हिजाब पहनने में हैरेस किया जा रहा है, जब हिजाब पहनने में हैरेस किया जा रहा है। हमारे साथ याना मीर है, याना मीर, क्योंकि बहुत इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि महिलाओं को चॉइस होनी चाहिए, महिलाओं के पास ऑप्शंस होने चाहिए, या ये अधिकार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर है? अधिकार क्या सर्टेन पैरामीटर्स में नहीं है? जी देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगी तो मुझे भी लगता है कि हिजाब जो चीज है, हिजाब अबाया से अलग है, और हिजाब जो चीज है वो किसी की यूनिफॉर्म के बीच में नहीं आती, किसी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ता। लेकिन जब ये बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि चॉइस होनी चाहिए, महिलाओं को चॉइसेस हैं। जिस तरह महिलाओं को चॉइस होनी चाहिए उस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी यूनिफॉर्म की पैरामीटर्स को क्या रखें। और लड़कियों को चॉइस है, वो इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती है। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को यहाँ बंद तो नहीं किया जा रहा, वो बहुत अच्छी एजुकेशन देती हैं, और इस तरह के इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में भी ये लड़कियां जा सकती हैं जहां पे रोक टोक नहीं होगी, चाहे वो हिजाब की हो या अबाया की हो, इनको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो चॉइस हर किसी को होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को। और रही बात उमर अब्दुल्ला की, जो उन्होंने बात की,
वो कहते हैं कि हमने इल्हाक नहीं किया इसकी वजह से उसकी वजह। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों ने भी जो उनको वोट्स दिए थे जब वो रहते थे वहां पे, उन्होंने भी तो यही सोच के दिया होगा कि ये सेक्युलर जगह है कश्मीर। उन्होंने तो ये सोच के नहीं दिया होगा कि ये लोग, इनके अब्बा जान जो हैं वो लास्ट मिनट पे एक्सोडस के 2 दिन पहले ही ये चले जाते हैं लॉलेस स्टेट में, कश्मीर को छोड़ के वो यूके चले गए थे। इन्होंने तो ये सोच के इनको वोट नहीं दिया था ना कि कभी इनको अपनी वैली से अपना घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। क्या कश्मीरी पंडितों ने ये सोच के इनको वोट दिया था? जब ये इलाक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात, इन्होंने कौन से सेक्युलरिज्म को बचाया है कश्मीर में?